की सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज की, ये टूटना ही नहीं चाहेगा भैया, मैं ना टूटू भाई, मैं ना टूटू। क्यों? क्योंकि टूट के मैं करूंगा क्या, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। मेरे ऊपर तो जैसे ही फ्री रेडिकल आएगा मेरा तो स्टेबिलिटी ही खतरे में पड़ जाएगा। भैया मैं नहीं टूटू, इधर ये मना कर देगी मैं नहीं टूटूंगी, मैं नहीं दूंगी एच के। और वैसे भी बेंजीन के रिंग के ऊपर ना फ्री इलेक्ट्रॉन स्टेबल होता है, ना चार्ज स्टेबल होता है, प्लस या माइनस कुछ भी नहीं। रिंग के ऊपर कोई भी चीज नहीं आनी चाहिए, रिंग के ऊपर लगे कार्बन पर जब आएंगे तो स्टेबल हो जाएंगे। देखो रिंग के ऊपर प्लस लगाओगे तो बर्बाद हो गया, रिंग के ऊपर के कार्बन पर प्लस लगाओगे तो स्टेबल हो जाएगा। हेलो बच्चों, अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन मैकेनिज्म से लेके आया हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एडिशनल मैकेनिज्म के बाद हम सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म उठाएंगे। सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म में क्या होता है, देखो सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म में किसी एक सबस्ट्रेट में से कोई एक पार्ट हटता है और उसकी जगह कोई दूसरा अटैकर आके जुड़ जाता है। मतलब किसी एक के हटने पर दूसरे का जुड़ना, यह सब्स्टिट्यूशन है। थोड़ा मैं खुल के समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है जिसमें ए बी के ऊपर एक्स ने अटैक किया, एक्स ने बी को पुश किया और खुद जुड़ गया, ये हो गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक तरीके से इस तरह से रिएक्शन चलती है सब्स्टिट्यूशन। अब डिपेंड करता है कि सब्स्टिट्यूशन करने वाला यानी अटैक करने वाला आखिर है कौन। ये अटैक करने वाला कौन है? अटैक करने वाला अगर कोई फ्री रेडिकल है तो फिर ये मान के चलिए इस रिएक्शन का नाम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे अटैक करने वाला एक्स रेडिकल है तो इस पे जुड़ेगा एक्स, ए एक्स बन जाएगा और बाहर निकल जाएगा बी रेडिकल, यानी कि इसको देख के ये बॉन्ड होमोलाइटिक फ्यूजन करेगा, बी हट जाएगा, एक्स लग जाएगा, बी रेडिकल बाहर निकल जाएगा। अगर अटैक करने वाला कोई निगेटिव है तो फिर बनेगा ए एक्स और निकलने वाला, गौर से देखो, निकलने वाला होगा बी नेगेटिव। ये निकल गया, मतलब ये माइनस है तो ये इस तरह से टूटेगा, ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, इस प्लस पे तो एक्स जुड़ जाएगा और ये माइनस बाहर निकल जाएगा। अगर अटैक करने वाला कोई प्लस है, अटैक करने वाला कोई कैटायन है, ये तीन ही तो चीज हो सकती है ना अटैकर की फॉर्म में। ये अटैक करने वाला है तो अटैक करने के बाद ये तो बन जाएगा ए एक्स और भैया निकल के ये आ जाएगा बाहर बी प्लस। कहने का मतलब जो अटैक करेगा वैसा ही निकलेगा। अटैक करने वाला फ्री रेडिकल तो निकलने वाला फ्री रेडिकल, अटैक करने वाला माइनस तो निकलने वाला भी माइनस, अटैक करने वाला प्लस तो निकलने वाला भी प्लस। इस रिएक्शन को कहते हैं SFR, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SNR या NSR, आपका जो मन करे। और इसे कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ESR या SE रिएक्शन। आप जो बोलते आ रहे हैं वो बोलिए, कोई मना नहीं है हमको, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या बोल रहे हैं, फर्क इससे पड़ता है कि हमें वो चीज आती है या नहीं आती। ये हो गया फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो आप चाहें वो बोलिए, मैं SFR, SN और SE बोलता हूं, आप भी चाहें तो बोल लीजिए। SN में कई तरह होते हैं, SN1, SN2, SNI, SNAR। देखो मुझे इनसे मतलब नहीं है, मैं आपको एक तो SN1, SN2 बताऊंगा और एक SNAR बताऊंगा, इसको नहीं बताऊंगा, बाद में देखेंगे कभी मौका मिलेगा जब, अभी जरूरत नहीं है इसकी, अभी जो जरूरत है वो देखिए। ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये जनरली बेंजीन में होती है, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव,
इट्स डेरिवेटिव, ये इनकी मैकेनिज्म है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक कंपाउंड्स की यानी बेंजोइड कंपाउंड्स की यानी बेंजीन रिंग की रिएक्शन। एरोमेटिक से मतलब मेरा यहाँ ये नहीं कि आप बेंजीन रिंग पे कुछ लगा दे उससे रिएक्शन करें, नहीं, ये बेंजीन रिंग की रिएक्शन है, रिंग पे अटैक होता है। फ्री रेडिकल रिएक्शन ये मोस्टली एल्केन्स देते हैं, एल्केन्स। अभी कोई जरूरी नहीं है एल्केन ही दे, मुझे sp3 कार्बन पर H दिख जाएगी तो ये रिएक्शन हो जाएगी, बात खत्म। कहीं भी किसी भी दुनिया में किसी भी कंपाउंड में sp3 कार्बन हो और उस पे H लगी हो, ये रिएक्शन जबरदस्त हो जाती है, बढ़िया वाली हो जाती है। चाहे आप एल्केन ले लीजिए चाहे कुछ भी, जैसे बेंजीन के ऊपर आपने CH3 लगा दिया, अब देखो मुझे sp3 कार्बन मिल गया, ये रहा, और इस पे H मिल गई, मस्त वाली रिएक्शन हो जाएगी, मैं इसका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करा सकता हूं। मुझे कोई एल्कीन मिल गई तो भी हो जाएगी, मुझे एल्कीन मिल गई CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, देखो ये मिल गया sp3 कार्बन, मुझे तो sp3 कार्बन पर H चाहिए भाई साहब, सीधी सी बात ये है। अरे ये क्या कुछ, जहां भी sp3 कार्बन पे H मिल जाएगी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, मोस्टली एल्केन में देखी जाती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए मैं आपको बता दूं, ये रिएक्शन एल्काइल हैलाइड में जबरदस्त होती है। ज्यादातर तो हम एल्काइल हैलाइड में पढ़ते हैं, वैसे ये एल्कोहल में भी मिलेगी, ईथर में भी मिलेगी, हमें एल्काइल हैलाइड को लेके समझना है इसे। मैं इन तीनों मैकेनिज्म को लेके आ रहा हूं आपके सामने। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से जुड़े क्वेश्चन की, तो लेके आइए अपना एक क्वेश्चन समझते हैं। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म का ऑर्डर ही पूछ लेते हैं। ओ माय गॉड, पहले तो मैं आपको वो क्वेश्चन बताता हूं जो ऑर्डर पूछा जाता है। बेंजीन रिंग पे CH3 लगा रखा था, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 दे रखा था, CH3 CH3 CH3H ऐसे दे रखा था, CH3 CH ऐसे दे रखा था, CH3 CH2H दे रखा था, CH2 डबल बॉन्ड CH ऐसे दे रखा था, बेंजीन के डब्बी पे H दे रखा था, और CH ट्रिपल बॉन्ड C। ओ माय गॉड, ये तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म की बात कर रहा है। आपको कैसे पता लगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म की बात कर रहा है? क्योंकि सब में sp3 कार्बन पर H मौजूद है। ओ यहां तो है ही नहीं, तो फिर इनमें नहीं होगी, कम होगी इनमें, रिएक्टिविटी ऑर्डर तो पूछ रहा है वो। ओफो, ये चक्कर है क्या? हाँ यही चक्कर है भैया। नहीं, आपने ये क्यों नहीं सोचा कि इसमें एडिशन भी तो हो सकता है, फ्री रेडिकल एडिशन? लेकिन फ्री रेडिकल एडिशन के लिए भैया पाई बॉन्ड चाहिए होता है, एल्कीन एल्काइन चाहिए होती है। वो जो यहाँ पे मौजूद है, इसको गौर से देखो, ये पाई बॉन्ड तो है, लेकिन पाई बॉन्ड होने के बावजूद भी यहाँ एडिशन से ज्यादा बढ़िया सब्स्टिट्यूशन चलेगा, क्योंकि sp3 कार्बन पर H भी मौजूद है। ऐसा क्यों होगा? इसका रीजन है, जब आप इस पे एडिशन करोगे तो आप क्या करोगे, एक बॉन्ड को तोड़ के एक पे Cl और दूसरे पे फ्री इलेक्ट्रॉन लगाओगे। हाँ यही करेंगे, फिर दूसरे पे भी Cl लगा देंगे। और जब आप सब्स्टिट्यूशन करोगे तो मालूम है क्या करोगे, इस कार्बन से H को हटाओगे और H को हटा के और फिर इस पे Cl लगाओगे। तो ये तो सिर्फ 2 डिग्री फ्री रेडिकल है और ये एलाइलिक रेडिकल है, जिसे आप रेजोनेंस स्टेबल कह सकते हैं। तो बताओ इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है? अरे ऑब्वियसली यही स्टेबल है। तो जब ये स्टेबल है तो फिर इस एल्कीन में इन कंडीशंस में एडिशन होगा या सब्स्टिट्यूशन होगा? सब्स्टिट्यूशन होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। एक चीज तो ये समझ लो आप कि प्रोपीन दे रखी है, ये कंडीशन दे रखी है, और आपसे कह रहा है कि भाई रिएक्शन कराइए। तो देखो पाई बॉन्ड का टूटना वैसे भी लो टेम्परेचर पे होता है और सिग्मा बॉन्ड का टूटना हाई टेम्परेचर पे। तो जब आपसे कहा जाए कि भाई लो टेम्परेचर पे रिएक्शन चल रही है तो आप फ्री रेडिकल एडिशन कर सकते हैं, अदरवाइज हाई टेम्परेचर पे आप फ्री रेडिकल एडिशन ना करें।
आप सब्स्टिट्यूशन ही करें। पहली बात क्लियर हो गई, ये ना करें ये करें। H हटा के Cl जोड़े, पाई बॉन्ड तोड़ के Cl जोड़ने की जरूरत नहीं है अगर कंडीशन ये हो, क्योंकि ये तो बहुत कम टेम्परेचर लगभग 100 के आसपास ही होती है और वहां हाई टेम्परेचर लगभग 400-500 डिग्री मान के चल रहा है सवाल। इस सवाल को वो ऐसे भी पूछ लेता है, व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ H। जितनी भी H आपको यहां दिख रही है उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है फॉर होमोलाइटिक फ्यूजन। सबका होमोलाइटिक फ्यूजन कर करके बताना है। सारी H की रिएक्टिविटी या सारी की सारी H, कौन कौन सी H यहां दिख रही है, वो होमोलाइटिक फ्यूजन करने के बाद कितनी ज्यादा रिएक्टिव रहती हैं, यानी कि उनकी रिएक्टिविटी का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको बताना है। तीसरा यही सवाल इस तरह से भी पूछ लेते हैं, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। सबका मतलब एक ही है, सब में एक ही काम करना है आपको। देखो 3 तरह से ये सवाल पूछे गए हैं पास्ट में, आगे भी ये पूछे जा सकते हैं। सब में क्या करना है, ये कहना चाहता है कि मैं क्लोरीनेशन कर रहा हूं हाई टेम्परेचर पे, यानी कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करना चाहता हूं। आप बताइए कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के लिए कौन सी रिएक्शन ज्यादा बढ़िया है, कौन सा कंपाउंड ज्यादा बढ़िया चलेगा, ज्यादा तेज रिएक्शन करेगा, रिएक्टिविटी दिखाएगा। यहां मैंने लिख दिया, इसकी लैंग्वेज को बदल के वो ऐसे भी बोल सकता था कि व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स विद रेस्पेक्ट टू फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो क्वेश्चन को किसी भी लैंग्वेज में बोला जा सकता है, बस पहचानना है आपको। देखो सबका मतलब बताता हूं वापस आपको मैं। पहली रिएक्शन, पहली बात बोल रहा है कि व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड विद रेस्पेक्ट टू दिस कंडीशन। तो ये कंडीशन फिर रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की, वो ऐसे पूछ सकता है। पहचानना आपको पड़ेगा, जरूरी थोड़ी है, हलवा थोड़ी मिलेगा वहां कि उठाया और खा लिया चम्मच से। सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा बेटा। बच्चों को लगता है कि इस बार हमारा सिलेबस कम हो गया, मजे हो गए, बहुत कुछ कम हो गया। कुछ भी कम नहीं हुआ। अरे कहीं से कम हुआ है तो कहीं लोड बढ़ गया। आपको मालूम है कि जो चीजें पहले सरफेसली देखी जाती थी अब उनको डेप्थ में उतर के देखेंगे, क्योंकि बाकी का लोड, जो चैप्टर हटे हैं उनका लोड बचे हुए रिमेनिंग चैप्टर्स और टॉपिक्स पे भी तो आएगा ना, तो वो थोड़ा अंदर घुस के भी पूछेंगे अब आपसे। पहला सवाल, व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर क्लोरीनेशन या फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या फिर व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर H, यानी H का रिएक्टिविटी ऑर्डर बताओ। सारी H किस किस की H की रिएक्टिविटी ज्यादा है, या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर बताइए। मैंने सारी H देखी, इसकी H देखी, ये H जो कि इस तरह से लगी होती है इसे कहते हैं बेंजाइलिक H। मैंने इसकी H देखी, ये जो H होती है इसे कहते हैं एलाइलिक H। पहचानो इनको, पहचानो बेटा, पहचानो इनको। ये बेंजीन के ऊपर लगे हुए कार्बन से जुड़ी H है, डायरेक्ट जुड़े कार्बन से जो H जुड़ी होती है उसको बेंजाइलिक हाइड्रोजन कहते हैं। डबल बॉन्डेड कार्बन से जस्ट नेक्स्ट कार्बन की H को एलाइलिक H कहते हैं। ये वाली H 3 डिग्री H कहलाती, ये वाली H 2 डिग्री H कहलाती, ये वाली H 1 डिग्री H कहलाती है, ये वाली H विनाइलिक H कहलाती, ये वाली H फिनाइलिक H कहलाती, फिनाइलिक H, ये वाली H एसिटिलिनिक एसिटाइलिनिक H कहलाती। ये सब H के नाम। सर मुझे कैसे पता लगेगा कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है? क्यों क्यों पता नहीं लगेगा? कौन सी चीज नहीं आ गई ऐसी? जबकि मैं शुरू से बताता आ रहा हूं कि किसी की भी रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछे
आपको उसका इंटरमीडिएट बनाना है। इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ही उसकी रिएक्टिविटी को बताएगी आपको। और ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की बात चल रही है, तो फ्री रेडिकल ही इंटरमीडिएट बनेगा ना बेटा। सबका इंटरमीडिएट बना डालो, मैंने बना डाला, ये बनाया बेंजाइल रेडिकल। सबके रेडिकल बनाए मैंने, क्योंकि सब में H हट हट के Cl लगेगा ना, हेलोजन लगाओगे ना आप, तो H हटने के बाद जो इंटरमीडिएटरी रेडिकल बनेगा वो यही बनेगा। इसका रेडिकल बनाया CH2 रेडिकल CH डबल बॉन्ड CH2, ये एलाइल रेडिकल है। ऐसे ही इसका बनाया मैंने C, ये देखो 3 डिग्री रेडिकल हो गया, टर्शरी ब्यूटाइल रेडिकल। इसी तरह इसका 2 डिग्री, इसका 1 डिग्री, इसका बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH विनाइलिक रेडिकल। इसका बनेगा फिनाइलिक रेडिकल। इसका बनेगा एसिटाइलिनिक रेडिकल। मैंने सबके नहीं बनाए, वो समझ गए होंगे आप, दिमाग लगाइए आप। ये रेडिकल बनते ही रेजोनेंस करके स्टेबल हो जाएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल है। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल्स, तो मैक्सिमम स्टेबल रेडिकल इसका बनेगा। नहीं बोलो, आप बोलो क्या दिक्कत है? क्या ये रेजोनेंस नहीं कर? इससे कम रेडिकल स्टेबल ये होगा। रेजोनेंस इसमें भी है लेकिन क्वांटिटी कम है, इसका अमाउंट ज्यादा है, इसका अमाउंट कम है रेजोनेंस का। तो सबसे ज्यादा अगर इसका रेडिकल बन रहा है स्टेबल, तो इसका मतलब समझते हो आप, ये तुरंत अपनी H देके Cl से जुड़ जाएगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा ये कंपाउंड। अरे तुरंत H दे देगा, दिक्कत क्या है इसको H देने में? H देते ही हो रहा है ना स्टेबल, स्टेबल बनते लग जाएगा Cl इस पे। रेडिकल पहले तो इंटरमीडिएट बनेगा ना, रेडिकल जो इंटरमीडिएट है वही स्टेबल नहीं बनेगा तो ये यहां तक पहुंचेगा ही नहीं। और एक बार अगर यहां पहुंच गया तो फिर आराम से आगे प्रोडक्शन में चला जाएगा। ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव, उससे कम 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 रिएक्टिव, सबसे बर्बाद कंपाउंड। चेक कर लो, बेंजाइल रेडिकल, एलाइल रेडिकल, 3 डिग्री रेडिकल, 2 डिग्री रेडिकल, 1 डिग्री रेडिकल। फ्री रेडिकल 1 डिग्री कम स्टेबल होता है, तो देखो इससे कम हो गया। विनाइलिक रेडिकल आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, आई इफेक्ट में विनाइलिक रेडिकल भैया जब ये बनाओगे तो इस पे तो ये -I ग्रुप लग गया। और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, अरे फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव इफेक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव इफेक्ट होती है। और sp2 कार्बन तो -I कार्बन होता है, तो कम कर देगा ना स्टेबिलिटी को। और यहां तो दोनों ही तरफ -I है भाई, इधर भी -I, इधर भी -I, इधर भी sp2, इधर भी sp2, और कम हो गई। और यहां तो हद ही कर दी बाई गॉड, sp हाइब्रिड कार्बन है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये तो बर्बाद कर देगा इसको। तभी तो मैंने बोला था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन तभी होता है जब sp3 कार्बन पर H होती है। sp3 पर H, 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 यहां तक तो हो रहा है अच्छा खासा, यहां तो नॉट पॉसिबल सा हो गया। लेकिन चूंकि ऑर्डर पूछा था तो मैंने नॉट पॉसिबल में भी ऑर्डर बना दिया कि इसमें फिर भी थोड़ा बहुत हो जाएगा, इसमें और कम होगा, इसमें और कम होगा, ना के बराबर होगा, नेग्लिजिबल होगा। मेरा पहला सवाल हो चुका है रिएक्टिविटी ऑर्डर, फिर दूसरा भी हो चुका है कि व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ H, H की रिएक्टिविटी बता दो। सबसे ज्यादा रिएक्टिव H बेंजाइलिक H, उससे कम रिएक्टिव H एलाइलिक H, उससे कम रिएक्टिव H 3 डिग्री H। क्यों? क्योंकि इस H के हटने से स्टेबल रेडिकल बन रहा है। क्यों भाई? मेरा अगला सवाल BDE का ऑर्डर, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, अरे जिस बॉन्ड के टूटने से
स्टेबल इंटरमीडिएट बने, वो बॉन्ड तो टूट जाएगा आराम से, उसको कहां दिक्कत आ रही। इसके टूटने के बाद तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी आ रही है, तो तुरंत टूट लेगा, उसको दिक्कत कहां है टूटने में उसे। इसके ब्रेक होने से तो तुरंत अच्छा बन रहा है ना, स्टेबल हो रहा है, इसके टूटने से भी स्टेबल हो रहा है। तो भैया जिसको स्टेबल स्पीशीज मिल रही है बॉन्ड ब्रेक करने के बाद, उसका बीडीई तो कम है ना, मतलब जल्दी टूट जाएगा ना, जल्दी टूट के आपको प्रोडक्ट दे देगा, स्टेबल इंटरमीडिएट दे देगा। तो सबसे कम बीडीई इसकी होगी, बीडीई मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसकी होगी, उससे ज्यादा बीडीई इसकी, उससे ज्यादा इसकी, उससे ज्यादा इसकी, सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसकी। ये टूटना ही नहीं चाहेगा भैया, मैं ना टूटू भाई, मैं ना टूटू। क्यों? क्योंकि टूट के मैं करूंगा क्या, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। मेरे ऊपर तो जैसे ही फ्री रेडिकल आएगा, मेरा तो स्टेबिलिटी ही खतरे में पड़ जाएगा। भैया मैं नहीं टूटू, इधर ये मना कर देगी मैं नहीं टूटूंगी, मैं नहीं दूंगी एच के। और वैसे भी बेंजीन के रिंग के ऊपर ना फ्री इलेक्ट्रॉन स्टेबल होता है, ना चार्ज स्टेबल होता है, प्लस या माइनस कुछ भी नहीं। रिंग के ऊपर कोई भी चीज नहीं आनी चाहिए, रिंग के ऊपर लगे कार्बन पर जब आएंगे तो स्टेबल हो जाएंगे। देखो रिंग के ऊपर प्लस लगाओगे तो बर्बाद हो गया, रिंग के ऊपर के कार्बन पर प्लस लगाओगे तो स्टेबल हो जाएगा, वो रेजोनेंस करेगा। यहां रेजोनेंस नहीं होगा, ये रेजोनेंस नहीं करता। क्यों नहीं करते? क्योंकि डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल कहां रेजोनेंस होगा, ये प्लेनर ही नहीं रहेगा, पहली बात है। और दूसरी बात ये कि जब कार्बन पर पाई बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन दोनों ही मौजूद हैं, तो पाई बॉन्ड ही रेजोनेंस करेगा, अगर करेगा भी तो ये इलेक्ट्रॉन तो वैसे भी कॉन्जुगेट नहीं होगा। जब ये इलेक्ट्रॉन ही रेजोनेंस नहीं करेगा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, डिस्पर्स नहीं होगा, तो स्टेबिलिटी आएगी नहीं, तो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसका इंटरमीडिएट स्टेबल बन रहा है उसका बीडीई सबसे कम होगा। तो रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है उससे उल्टा आप बीडीई का ऑर्डर कर देना, ये सबसे कम बीडीई वाला और ये सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वाला। एक सवाल तो ये है जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में पूछा जाता है। देखो बच्चों, अब ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था। मान लो यहां डबल बॉन्ड लगा दिया, यहां CH3 लगा दिया, एक यहां CH3 लगा दिया, एक यहां H लगा दिया। अब देखो इधर मान लो मैं CH2 CH3 कर देता हूं इसको, ठीक है, ये H 1 2 3 4। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं एक एक करके चीजें, एक H यहां भी लगा लो, इस वाली H को मैंने नाम दे दिया A, इस वाली H को नाम दे दिया मैंने B, इस वाली H को नाम दे दिया मैंने C और इस वाली H को नाम दे दिया मैंने D। बाबूजी समझना आप ढंग से, सब में से H हटा रहा हूं, रिएक्टिविटी ऑर्डर चाहिए इसको H का। अब सोचो, आप दिमाग से सोचो, अगर ये वाली H हटती है तो इस पे फ्री इलेक्ट्रॉन आता है, ये वाली H हटती है तो यहां फ्री इलेक्ट्रॉन आता है, ये वाली हटती है तो यहां H फ्री इलेक्ट्रॉन आता है, और ये वाली हटती है तो यहां फ्री इलेक्ट्रॉन आता है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही यहां फ्री इलेक्ट्रॉन आता है तो देखो ये रेडिकल बनेगा और डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा। ये दिखा दिया मैंने खोल के आपको, ये जैसे ही टूटेगा यहां इलेक्ट्रॉन आएगा, ये रेजोनेंस करेगा। अब तो ठीक है, अब समझ में आ रहा है। ये हो गया रेजोनेंस एलाइलिक कार्बन। जैसे ये हटेगा यहां फ्री इलेक्ट्रॉन आएगा, यहां कोई रेजोनेंस नहीं है। देखो ये सिंपल 2 डिग्री H है, ये 2 डिग्री H है, ये 1 डिग्री एलाइलिक H है। पहचानो पहले, आप एक एक को पहचानो। ये H जैसे टूटेगी यहां इलेक्ट्रॉन आएगा, डबल बॉन्डेड कार्बन पे जब H निकलती है ये विनाइलिक H होती है, विनाइलिक H, ये विनाइलिक हाइड्रोजन हो गई। और यहां से जैसे ही आपने तोड़ा, तोड़ते यहां फ्री इलेक्ट्रॉन आएगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन फिर रेजोनेंस करेगा। देखो इधर ये रेजोनेंस करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन सिंगल डबल, और ये जो कार्बन है ये 2 डिग्री है, इसलिए इसको 2 डिग्री एलाइलिक H कहेंगे, 2 डिग्री एलाइलिक हाइड्रोजन। अब आ गई सारी H सामने, ये वाली H 1 डिग्री एलाइलिक, ये वाली H विनाइलिक, ये वाली H, ये वाली दिख रहा है, ये वाली ये 2 डिग्री एलाइलिक, और ये वाली जो H है ये सिर्फ 2 डिग्री H है।
आप अरेंज कर लोगे। सबसे ज्यादा रिएक्टिव 2 डिग्री एलाइलिक H, उससे कम रिएक्टिव 1 डिग्री एलाइलिक H, उससे कम रिएक्टिव 2 डिग्री H। इसको हमने क्या माना था भैया? B। और सबसे कम रिएक्टिव ये वाली विनाइलिक H। ऐसे भी सवाल बन जाता है। एनी डाउट? कुल मिला के ध्यान रखना है, बेंजाइलिक H सबसे ज्यादा रिएक्टिव। अब बेंजाइलिक में भी 3 डिग्री बेंजाइलिक मिल जाए तो सबसे ज्यादा हो जाएगी, 2 डिग्री बेंजाइलिक उससे कम हो जाएगी, 1 डिग्री बेंजाइलिक उससे कम हो जाएगी, है ना। ऐसे एलाइलिक में मिल जाए तो 3 डिग्री एलाइलिक सबसे ज्यादा हो जाएगी, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री उससे कम। एलाइलिक बेंजाइलिक से कम ही रहेगी, ये कंफर्म है। कर लोगे ये सवाल? एक सवाल और मैं आपको बताता हूं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। रिप्रेजेंट द चेन टर्मिनेशन, या फिर मैं कोई भी प्रोपगेशन इनिशिएशन स्टेप को रिप्रेजेंट कर रही है। ऐसे आपको 1 2 3 4 ऑप्शन मिलेंगे। आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सी रिएक्शन किस स्टेप की है या इस स्टेप की है। ये कैसे करोगे आप? मैं आपको बता दूं, ऐसा सवाल बहुत पहले आया था और मुझे पूरा डाउट है कि ये फिर आएगा, फिर आने के चांस है। मैं मैकेनिज्म बताता हूं इसका, फिर आपको पहचानना सिखाऊंगा। सबसे पहले क्या हुआ जी, R2O2 जो है वो सनलाइट से एनर्जी लेके टूट गया और रेडिकल में कन्वर्ट हो गया। गेम शुरू होता है यहां से चालू होता है गेम, इसीलिए इसको चेन इनिशिएशन स्टेप कहते हैं। मतलब ये नहीं होता तो गेम स्टार्ट नहीं होता। पहले ये खुद रेडिकल बनाता है, फिर इस रेडिकल का अटैक HBr पर होता है, या जो भी आपने Cl2 ले रहे हो ना, तो Cl2 पर होता है। तो जैसे ही अटैक होता है इसको देख के ये भी टूट जाता है। मैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन समझा रहा हूं, समझ में आ रहा है? RH में H हटा के Cl लगाने वाले हैं अपन। ROCl बन जाता है और एक Cl बाबूजी फ्री हो जाता है। चेन इनिशिएट हो चुकी है। अब चालू होगा दूसरा स्टेप जिसका नाम है चेन प्रोपगेशन स्टेप। ये पहला स्टेप, ये दूसरा ले लिया मैंने, क्योंकि अभी तक सबस्ट्रेट नहीं आया है। सबस्ट्रेट तो यहां ये है, ये सबस्ट्रेट का मतलब है जिसपे अटैक होने वाला है, और ये रिएजेंट है, जो अटैक करने वाला है वो रिएजेंट है। चेन प्रोपगेशन स्टेप में सबस्ट्रेट पर आके Cl धावा बोल देता है, अटैक। जैसे ही इसका इस पे अटैक होता है तो ये भी फ्री रेडिकल के तौर पे टूटेगा, मतलब होमोलाइटिक फ्यूजन करेगा, एक को देख के दूसरे में वही कंपटीशन चलेगा, और यहां भी होमोलाइटिक फ्यूजन होगा। बातें दो हो सकती हैं, या तो ऐसे हो सकता है कि R रेडिकल बन जाए और HCl अलग हो जाए, या फिर ऐसे हो सकता है कि RCl बन जाए और H रेडिकल बन जाए। आपके दिमाग में ये दो चीजें आएंगी, आप नीचे वाली को काट डालना। H रेडिकल कभी भी किसी भी रिएक्शन में बनता हुआ दिखे तो समझ जाना दिस इज नॉट पॉसिबल रिएक्शन, बिकॉज H रेडिकल का बनना मजाक नहीं है, हाईली एंडोथर्मिक होता है, और इतनी हीट देके आप ये काम नहीं कर सकते क्योंकि बाकी के मॉलिक्यूल टूट जाएंगे नहीं, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। आपको H को फ्री नहीं छोड़ना है तो अपने आप ही आपके सामने रेडिकल आ जाएगा। ये हो गया रिएक्शन का इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट सामने आ गया तो इंटरमीडिएट के आते ही आप ये भी समझ गए होंगे कि इस रिएक्शन की रिएक्टिविटी ऑर्डर यानी कि SFR फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर डिपेंड करता है
स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट यानी कि फ्री रेडिकल, यानी पॉजिटिव के प्रोपोर्शनल और निगेटिव के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये कॉन्सेप्ट तैयार हो गया इस मैकेनिज्म को देख के। स्टेप स्लो होगा, क्यों होगा? क्योंकि होना ही था, एक स्टेबल कंपाउंड को आप अनस्टेबिलिटी की ओर लेके जा रहे, तो स्लो ही चलेगा। RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब बात करते हैं इसी में अगले स्टेप की। जैसे ही RH में से H निकलती है और R रेडिकल बन जाता है, ये देखता है भाई ये क्या हुआ भैया मेरे साथ, हेलो कौन है? मैं आराम से मेरे पड़ा हुआ था, ये कौन आके मुझ पे अटैक कर गया और मेरा ये हाल बना दिया। और भाई साहब ये देख के ये क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होके जाके सीधे Cl2 के झुंड पे अटैक करते हैं कि तुमने किया ऐसा, क्यों मुझे फ्री रेडिकल बनाया? जाके इसने इस पे अटैक कर दिया। जब इसने इस पे अटैक किया तो RCl बन गया, Cl रेडिकल निकल गया। अब Cl2 बोला भाई हमारी क्या गलती, तुमने हम पे अटैक क्यों किया? अब देख बेटा, अब देख ये Cl अब फिर RH पे अटैक करने चला गया। Cl ने RH पे अटैक किया और R ने Cl2 पे अटैक किया, और ये लड़ाई जो शुरू हुई बाबूजी, ये कंटिन्यू चलती रही। इस युद्ध का कोई अंत नहीं। ये अब तब रुकेगा जब पूरी एल्केन और पूरी Cl2 लड़ के मर नहीं जाते। ओ माय गॉड, मतलब ये जंग नहीं रुकेगी। ये आग कब बुझेगी सर? मैंने बताया ना, जब तक एल्केन और Cl2 रहेंगे तब तक ये चलता रहेगा। आप बीच में अगर रोकना चाहते हैं तो फ्री रेडिकल्स को कैच करने वाले रिएजेंट आपको इसमें मिलाने पड़ेंगे। वो रिएक्शन को थोड़ा स्लो कर देंगे और रिएक्शन रुक जाएगी। वो आगे की बात है, कभी जरूरत पड़ेगी तो बताएंगे। हाल फिलहाल ये रिएक्शन कंटिन्यू चलती रहेगी, एक के बाद एक दोनों स्टेप, इसीलिए इसको चेन प्रोपगेशन स्टेप बोला गया। ये सबसे लंबा स्टेप होता है, सबसे ज्यादा टाइम चलता है, क्योंकि ये जब तक एल्केन और क्लोरीन खत्म नहीं हो जाएगी तब तक चलता रहेगा। इसके बाद तीसरे स्टेप में जब पहुंचेंगे, जब पता लगेगा कि सारी एल्केन खत्म हो गई है और सारी क्लोरीन खत्म हो गई है और फाइनली प्रोडक्ट तो बन गया है RCl, और थोड़े बहुत सैनिक बचे हैं जो घायल अवस्था में हैं, उन घायल सैनिकों को उठा लाओ। जो R रेडिकल और Cl रेडिकल हैं, इनको आपस में जोड़ दो। ये सब आपस में मिल के एक दूसरे से और शांति बना लेंगे, क्योंकि जो होना था वो तो हो गया। रिएक्शन टर्मिनेट हो जाएगी, सारी रिएक्टिव स्पीशीज कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। रिएक्शन के इस स्टेप को चेन टर्मिनेशन स्टेप कहते हैं। अब पहचानना सिखाता हूं। देखो, चेन इनिशिएशन स्टेप में तो आपको सबस्ट्रेट नजर नहीं आएगा। ये तो है चेन इनिशिएशन स्टेप। भैया समझना बात को, कैसे पहचानो? सबस्ट्रेट मतलब एल्केन नहीं दिखनी चाहिए उस रिएक्शन के अंदर, उस ऑप्शन के अंदर, समझ जाना चेन इनिशिएशन स्टेप है। चेन प्रोपगेशन स्टेप के अंदर आपको एक कंपाउंड तो न्यूट्रल और दूसरा फ्री रेडिकल दिखेगा। जब भी आपको कोई ऐसा रिएक्शन दिखे जिसमें एक न्यूट्रल है, एक रेडिकल है, एक रेडिकल है, एक न्यूट्रल है, समझ जाना वो चेन प्रोपगेशन की रिएक्शन है। और जिस रिएक्शन में आपको रिएक्ट करने वाले दोनों की दोनों स्पीशीज रेडिकल्स नजर आए, ये भी रेडिकल, ये भी रेडिकल, दोनों के दोनों फ्री रेडिकल, समझ जाने ये चेन टर्मिनेशन का स्टेप है। यही तरीका है पहचानने का, बहुत इजीली आप पहचान लोगे। मान लीजिए मुझे यहाँ टर्मिनेशन स्टेप के बारे में पूछा है और मुझसे कहता कि मेरे पास एक ये है और एक ये है, बताओ क्या ये टर्मिनेशन स्टेप है? दूसरे में बोलता मेरे पास एक ये है, एक ये है, बताओ ये टर्मिनेशन स्टेप है? बताओ, आपसे कहता कि मेरे पास एक ये है RO माइनस और ये H जो है HCl ले लो, चाहे Cl2 ले लो, कुछ भी ले लो,
Cl2 ले लो और ये बना दिया ROCl और Cl रेडिकल। ऐसे आपको 3-4 ऑप्शन बना के अगर दे देता है तो पहचानना कि आपको उसको चेन टर्मिनेशन मानना है जिसमें 2 रेडिकल आपस में भिड़ रहे हो। वापस सुन लो, जिसमें सबस्ट्रेट नजर नहीं आए वो इनिशिएशन स्टेप, जिसमें सबस्ट्रेट दिखे और एक यानी कि एक तो न्यूट्रल हो एक फ्री रेडिकल हो तो समझ जाना प्रोपगेशन, और जिसमें दोनों ही फ्री रेडिकल हो समझ जाना टर्मिनेशन स्टेप की रिएक्शन है। आ रही है समझ में? ध्यान रखें, जब भी आप हैलोजन से रिएक्शन कराएं तो दिमाग में रखें इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर कुछ इस तरह से होता है। ये हाईली एक्सप्लोजिव रिएक्शंस करती हैं, इसलिए फ्लोरीनेशन करना एल्केन का पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है। आपको बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ ही ये काम करना पड़ेगा। अंधेरा रखना पड़ेगा, कोल्ड रखना पड़ेगा, इनर्ट गैस मिक्स करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो रेडिकल्स बनते हैं उनको कंट्रोल करने वाले कंपाउंड मिलाने पड़ेंगे, तब जाके आप थोड़ा बहुत ये रिएक्शन देख सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी एल्काइल फ्लोराइड नहीं बनेगा, फ्लोरीनेशन नहीं होगा एल्केन का कि आप सोचें RF बन जाए। आप RCl बना सकते हैं, RBr बना सकते हैं, RI भी बना सकते हैं, लेकिन RF नहीं बना सकते बाय दिस रिएक्शन। अगर आपको फ्लोरीनेशन करना है मतलब फ्लोराइड बनाना ही है तो फिर आपको एक स्पेशल रिएक्शन काम में लेनी पड़ती है फ्लोराइड बनाने के लिए, जिसका नाम है स्वार्ट रिएक्शन, SWART, स्वार्ट रिएक्शन। आयोडीन के साथ भी प्रॉब्लम है थोड़ी सी, ये बहुत स्लो स्टेप में रिएक्शन करती है, इतनी स्लो रिएक्शन करती है कि जब इसकी रिएक्शन कराते हैं अपन तो ये जो है आयोडाइड बना तो लेती है लेकिन ये रिएक्शन वापस रिवर्स हो जाती है। इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके आप रिएक्शन कराओ तो रिएक्शन इरिवर्सिबल हो जाएगी और आपको काफी हद तक प्रोडक्ट दे देगी, क्योंकि HI की रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग नेचर होती है, तो ये रिएक्शन को रिवर्स करा देता है। तो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिला दो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस रिड्यूसिंग एजेंट को शांत कर देगा, ये इसको पकड़ के ले जाएगा कोने में कि चल तू चल इनको बनने दे आराम से, और रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझ में आ रहा? एक और छोटी सी चीज, मान लीजिए बेंजीन की रिंग आ गई और आपसे कहा जाए Cl2 की रिएक्शन कराओ। मान लीजिए बेंजीन की रिंग आ गई, इस पे CH3 आ गया और फिर कहा जाए Cl2 की रिएक्शन कराओ। दोनों ही कंडीशन में पेरोक्साइड ले लिया या HNO ले लिया है। अब क्या करें? इसमें दोनों में फर्क पड़ गया। ऊपर वाली रिएक्शन में फ्री रेडिकल एडिशन हो जाएगा क्योंकि यहाँ sp3 कार्बन पर H ही नहीं है, sp3 कार्बन ही नहीं, और नीचे वाली रिएक्शन में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ऊपर वाली रिएक्शन में बेंजीन के डब्बी के बॉन्ड टूटेंगे और Cl जुड़ जाएंगे। आप एक्सेस में लोगे तो जोड़ते जाओ, सारे बॉन्ड तोड़ तोड़ के Cl लगा दो। नीचे वाली रिएक्शन में ये बॉन्ड बेंजीन के नहीं टूटेंगे बल्कि ये टूटेंगे। आप खुद सोच लो बेंजीन की रिंग पे फ्री रेडिकल लगाना सही है या CH2 के ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन लगाना सही है? ये ज्यादा स्टेबल बनेगा ना, इसलिए यहां Cl लगेगा। आप और Cl ले आओ और लग जाएगी, आप और Cl ले आओ, आप यहां तक पहुंचा सकते हो रिएक्शन को। कौन मना कर रहा है? समझ में आ रहा है? ये याद रखना है। एक आपको जैसे मान लो मैंने ये डबल बॉन्ड दे दिया और ये Cl2 दे दिया, एरो लगा दिया, या NBS दे दिया। NBS का मतलब होता है एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड, एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड, एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड। सक्सिनिमाइड जानते हो? CH2CON, CH2CONBr, एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड। इसका काम होता है ये एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन में बहुत काम का होता है। आप इस बॉन्ड को हटा के और आराम से एलाइलिक पोजीशन पे Br को लगा सकते हो। अब मैंने प्रोडक्ट लगाया और मैंने प्रोडक्ट बना दिए साहब, ये लो साहब, ये H हटा दिए, Br लगा दिया। अब ये गलत हो गया मेरा,
क्योंकि मैंने रिएक्शन करने से पहले इसका मैकेनिज्म देखा ही नहीं, इसका सोचा ही नहीं इसके बारे में। आप गौर से देखो, ये इसका मेजर नहीं है, ये तो माइनर प्रोडक्ट है। आप किया क्या था आपने? कुछ नहीं सर, वो आपने कहा था ना कि पहले रेडिकल बनाना है, तो रेडिकल तूने बनाया कहाँ? रेडिकल तो तूने बनाया नहीं, मन में ही बना लिया था। गुरुजी मन में क्यों बनाया बेटा, कॉपी पे बनाना चाहिए था ना। जैसे रेडिकल बना तो सर रेडिकल सही तो है, 2 डिग्री रेडिकल है, स्टेबल हो गया, लेकिन बेटा ये रेजोनेंस करेगा, ये रेजोनेंस करके और इधर पहुंचेगा, और जब जैसे ही रेजोनेंस करेगा ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएगा, ये 1 डिग्री रेडिकल बन जाएगा। तो सर 1 डिग्री रेडिकल तो 2 डिग्री रेडिकल से कम स्टेबल होता है ना। सही कहा, लेकिन आप समझ नहीं रहे, यहां क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है और यहां लीनियर कॉन्जुगेशन हो रहा है। डबल सिंगल इलेक्ट्रॉन और डबल सिंगल इलेक्ट्रॉन, डबल सिंगल इलेक्ट्रॉन, यहां 2 जगह से बट रहा है रेजोनेंस, इसलिए ज्यादा स्टेबल ये वाला रेडिकल है। इसका मतलब आपको जो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा वो इससे जुड़ा हुआ मिलेगा, ये वाला आपका मेजर होगा, ये मेजर है इसका। तो गलती मत करना, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं लाना है। एनी डाउट? ये हुई फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और मैकेनिज्म। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे। अब अगली क्लास में अगला टॉपिक उठाएंगे।